हाँ बेटा, हम लोग पहुंचे यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर में, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का यूनिट कॉस्टिंग में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊपर की जो हेडिंग थी मैंने 2-3 लाइन हटा दी। सिंपल भाषा में हम लोगों को फाइंड आउट करना, हम लोगों को बनाना है यहाँ पे एक कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट की सारी ट्रांजेक्शन हमको दी हुई है, ठीक है। साइड में ये जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है वो मैंने नंबर्स भी लिख दिए हैं कि कौन सा एक्सपेंस कौन से हेडिंग में आता है। टोटल 6 हेडिंग्स होते हैं, टोटल 6 टाइप के कॉस्ट होते हैं। ये कॉस्ट शीट की हेडिंग है, ठीक है। कॉस्ट शीट ऑफ जो भी कंपनी का नाम दिया वो यहाँ पे लिख देना, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन यहाँ पे लिख देना, फिर जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हो और जितने भी यूनिट्स सोल्ड हो। अब ये पर्टिकुलर्स, अमाउंट इनर कॉलम, अमाउंट आउटर कॉलम और कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। इस तरीके की कॉस्ट शीट बनानी है। आपको सारी हेडिंग्स पहले से ही नहीं लिखनी है। कॉस्ट शीट की जो 6 की 6 हेडिंग्स होती है वो पहले से नहीं लिखनी है। आप लोगों को पहले सिर्फ लाइंस ड्रॉ कर लेनी है और इतनी हेडिंग लिख लेनी है, ठीक है। पहले पूरा समझ लो। मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, मेरा पूरा आंसर क्वेश्चन पेपर के अंदर ही मेरा सॉल्व हो जाता है सारा। अब सबसे पहले मैं क्वेश्चन 1 में जाता हूँ, जो इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था, ये वाला। और ये 6 हेडिंग्स मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको ये 6 हेडिंग्स ओरली याद होनी चाहिए, बिना देखे कहीं पे भी आपको ये 6 हेडिंग्स याद होनी चाहिए। अभी हमारा सेकंड आंसर है। सेकंड आंसर में मैं यहाँ पे 6 हेडिंग्स लिख देता हूँ। पहला नंबर होता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, सेकंड नंबर होता है प्राइम कॉस्ट, थर्ड नंबर होता है फैक्ट्री कॉस्ट, फोर्थ नंबर होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिफ्थ नंबर होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, और सिक्स्थ नंबर होता है टोटल कॉस्ट। आप लोगों को 1 से लेकर 6 तक इस तरीके से 6 के 6 हेडिंग पहले याद होने चाहिए। उसके बाद ही मजा आएगा सम सॉल्व करने में, क्योंकि मैं सिर्फ नंबर बोलता हूँ 1 2 3 4 5 6। मैं सिर्फ नंबर बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर में सर कौन सा नाम बोलना चाहते हैं। अब कॉस्ट शीट हम बाद में बनाएंगे, पहले नंबरिंग करेंगे। यदि ये ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये 1 नंबर कॉस्ट में आता है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा 1। फिनिश गुड्स है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये 5th नंबर कॉस्ट में आता है। अब 5th नंबर कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर क्लोथिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कोई भी क्लोथिंग स्टॉक इस चैप्टर में हमेशा माइनस ही होगा, और मैं थियरी वाले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। ये सारे ओपनिंग स्टॉक ऐड होते हैं, सारे क्लोथिंग स्टॉक लेस होते हैं। तो ये रॉ मटेरियल का क्लोथिंग स्टॉक है, तो रॉ मटेरियल का क्लोथिंग स्टॉक मैंने यहाँ पे लिखा है -1। -1 मतलब पहली कॉस्ट में से माइनस होगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में माइनस होगा। फिर यहाँ पे है क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये 5th कॉस्ट में माइनस होगा। फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1 नंबर। अब मैं बार बार बताऊंगा नहीं कि 1 मतलब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है ना 1 4 2, ये गलत लिखा हुआ है। जो ब्लू कलर से लिखा है वो मैंने लिखा है, वो सही है। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1 में आएगा। सेल ऑफ फिनिश गुड्स, इसका कोई कॉस्ट नहीं होता है। सेल ऑफ फिनिश गुड्स मतलब हमारा टोटल सेल्स, सेल ऑफ फिनिश गुड्स मतलब हमारा टोटल सेल्स, ये सेल्स में आएगा अलग से लास्ट लाइन में 11,93,700, इसको अलग से सेल्स में ही लिखेंगे। इसके बाद दिया हुआ है कैरेज ऑन परचेज, क्वेश्चन में कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज मतलब कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड 1 नंबर में आता है। 1 मतलब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके बाद प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस मतलब फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री के खर्चे मतलब फैक्ट्री कॉस्ट 3rd नंबर, ये मैंने 3 लिख के रखा है। इसके बाद सैलरी लिखा हुआ है। सैलरी में अगर कुछ भी बताया हुआ नहीं हो कि ऑफिस की सैलरी है कि फैक्ट्री की सैलरी है, कुछ भी बताया हुआ नहीं हो, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि सैलरी हमेशा ऑफिस की ही होगी, मतलब ये आएगा 4th नंबर कॉस्ट में। इसके बाद है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। अब ये जो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है, यहां से लेकर एक एडजस्टमेंट दी हुई है क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन है, मैं एक एक ट्रांजेक्शन करके समझाऊंगा। मैंने यहाँ पे साइड में वर्किंग नोट बना के भी रखा है। ये वर्किंग नोट आप लोग बनाओ नहीं बनाओ चलेगा, अभी नोटबुक में बनाना, एग्जाम में आप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, अभी बनाना, ठीक है। इसके कोई मार्क्स नहीं है वर्किंग नोट्स के। अब यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है,
ऑफ रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, मतलब ये वाला रेंट रेट्स एंड टैक्सेस सुनना थोड़ा ध्यान से, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ऑफ रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर, रिपेयर ऑन बिल्डिंग, 1/15, 1/15, 1/15 is to be treated as office expense and the remaining as factory expense। ठीक है, पहले ये लाइन कंप्लीट करते हैं। 1/15, 1/15 is to be treated as office expense, remaining as factory expense। तो पहली बात तो remaining मतलब कितना, तो हम लोग कर देंगे 1 - 1/15। तो 1 - 1/15 वो होता है 14/15। एलसीएम करोगे तो 1 - 1/15 वो होता है 14/15। तो अगर ऑफिस का खर्चा 1/15 है तो रिमेनिंग 14/15 फैक्ट्री का खर्चा है। ठीक है, अब ये दो नंबर्स याद रखो, एक नंबर याद रखो 1/15 और एक नंबर याद रखो 14/15। ये दोनों नंबर्स याद रखो, 1/15 और 14/15। ये 1/15 लिखा हुआ है ऑफिस का खर्चा है और 14/15 फैक्ट्री का खर्चा है। ऑफिस का खर्चा मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और फैक्ट्री का खर्चा मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, इतना याद रखो। चलें आगे। अब यहाँ पे जो है रेंट रेट, रेंट, टैक्स एंड इंश्योरेंस 28,500 दिया हुआ है, ये वाला 28,500। अब एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है ऑफ रेंट, टैक्स एंड इंश्योरेंस, ये रेंट, टैक्स एंड इंश्योरेंस, ये रेंट, टैक्स एंड इंश्योरेंस 1/15 इज ऑफिस एक्सपेंस। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे वर्किंग नोट्स में रेंट, टैक्स एंड इंश्योरेंस लिखा, ये टोटल अमाउंट जो दी हुई है 28,500, ये टोटल अमाउंट 28,500 लिखी, इसके मैंने दो पार्ट्स कर दिए, 1/15 और 14/15। तो 28,500 का 1/15 और 14/15 कर दिया मैंने। ये 28,500 मल्टीप्लाई बाय 1/15 किया तो ये आया 1,900 और 28,500 का 14/15 किया तो ये आया 26,600। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो 1/15 हो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लिखना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब फोर्थ नंबर कॉस्ट। तो मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया कि 28,500 का जो पहला पार्ट होगा 1900, ये मैं फोर्थ कॉस्ट में लिखूंगा। अभी तक तो मैंने कॉस्ट शीट शुरू भी नहीं की है। और 28,500 का जो 14/15 होगा 26,600, ये मैं थर्ड नंबर कॉस्ट में मतलब फैक्ट्री कॉस्ट में लिखूंगा जब मैं कॉस्ट शीट बनाऊंगा। इनमें मैं सब में कॉमा लगा देता हूं एक। ठीक है, अब आपको क्लियरली दिखेगा 1900 और 26,600, मतलब मैंने इस 28,500 के दो पार्ट्स कर दिए। 28,500 मल्टीप्लाई बाय 1/15 ये आया 1900 और 28,500 मल्टीप्लाई बाय 14/15 ये आया 26,600। अब जैसा क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो 1/15 है वो फोर्थ नंबर कॉस्ट में लिखना है और जो 14/15 है वो थर्ड नंबर कॉस्ट में लिखना है। रेंट, टैक्स एंड इंश्योरेंस मैंने इसके दो पार्ट्स कर दिए। वापस मैं एडजस्टमेंट में जाऊंगा और इस टाइप की और भी दो एडजस्टमेंट है। ऑफ रेंट, टैक्स एंड इंश्योरेंस ये हो गया। इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर, ये रहा इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर, ये रहा इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर। कितनी अमाउंट है 7,500। इसमें भी वही प्रोसेस, वही काम करना है। इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर 7,500, इसमें भी ऐसा ही करना है। इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर मैंने 7,500 लिखा, इस 7,500 के मैंने दो पार्ट्स कर दिए 1/15 और 14/15। तो 7,500 का 1/15 आया 500, 7,500 मल्टीप्लाई बाय 1/15 ये 500 आया और 7,500 मल्टीप्लाई बाय 14/15 ये 7,000 आया। ये फोर्थ नंबर कॉस्ट में मैं 500 रुपीज जो है ये मैं फोर्थ नंबर कॉस्ट में लिखूंगा और 7,000 रुपीज जो है ये मैं थर्ड नंबर कॉस्ट में लिखूंगा। ठीक है, एक और ऐसा एडजस्टमेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड रिपेयर ऑन बिल्डिंग, ये लिखा हुआ है एंड एडजस्टमेंट में रिपेयर ऑन बिल्डिंग। ठीक है, तो ये जो रिपेयर है ना बेटा, आप देखोगे रिपेयर के सामने कोई अमाउंट नहीं है। रिपेयर के नीचे दो अमाउंट है, रिपेयर ऑन बिल्डिंग 3,000 है और रिपेयर ऑन प्लांट एंड मशीनरी 4,900 है। और नीचे एडजस्टमेंट में सिर्फ रिपेयर ऑन बिल्डिंग दिया हुआ है, मतलब रिपेयर ऑन बिल्डिंग जो 3,000 है सिर्फ उसी के, इस 3,000 के ही हमको दो पार्ट्स करने हैं। एडजस्टमेंट में मेरे कहने का मतलब है एडजस्टमेंट में रिपेयर ऑन प्लांट एंड मशीन नहीं बताया हुआ है। ऐसा नहीं बोला हुआ है कि रिपेयर ऑन प्लांट एंड मशीन के भी दो पार्ट्स करो, ऐसा नहीं बोला हुआ है। ठीक है, सिर्फ रिपेयर ऑन बिल्डिंग की एडजस्टमेंट दी हुई है। देखो एडजस्टमेंट में रिपेयर ऑन बिल्डिंग, तो रिपेयर ऑन बिल्डिंग है 3,000 ये वाला।
तो मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट्स में रिपेयर ऑन बिल्डिंग लिखा, 3000 लिखा जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, रिपेयर ऑन बिल्डिंग 3000। इसके मैंने दो पार्ट्स किए, 1/15 और 14/15। तो 3000 का 1/15 आया 200, ये फोर्थ नंबर कॉस्ट में आएगा। और 3000 का 14/15 किया मैंने, 3000 मल्टीप्लाई 14/15, तो ये 2800 आया, ये थर्ड नंबर कॉस्ट में आएगा। अब ये जो रिपेयर ऑन प्लांट एंड मशीन है 4900, ये क्वेश्चन आपका रिपेयर ऑन प्लांट एंड मशीन 4900, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है। तो रिपेयर ऑन प्लांट एंड मशीन जो है, प्लांट एंड मशीनरी का सारा जो खर्चा है वो फैक्ट्री कॉस्ट में ही आता है। मतलब ये सारा का सारा 4900 फैक्ट्री कॉस्ट में ही आएगा। इसके दो पार्ट्स करने भी नहीं है और ऐसा बोला हुआ भी नहीं है कि इसके दो पार्ट्स करो। तो रिपेयर ऑन प्लांट एंड मशीन जो है ये थर्ड नंबर कॉस्ट में आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सामने वाले कॉलम में सबसे पहले दिया है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन का खर्चा मतलब फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा मतलब थर्ड नंबर कॉस्ट, मैंने यहाँ पे 3 लिख के रखा है। फिर डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस को प्रोडक्टिव वेजेस भी बोलते हैं, याद रखना, डायरेक्ट वेजेस को प्रोडक्टिव वेजेस भी बोलते हैं। तो ये जो डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस या प्रोडक्टिव वेजेस एक ही बात है, ये सेकंड नंबर कॉस्ट में आता है। सेकंड नंबर कॉस्ट मतलब प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट वेजेस को अनप्रोडक्टिव वेजेस भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट वेजेस या अनप्रोडक्टिव वेजेस ये फैक्ट्री कॉस्ट में आता है, थर्ड नंबर। डायरेक्ट वेजेस सेकंड नंबर कॉस्ट में, इनडायरेक्ट वेजेस थर्ड नंबर कॉस्ट में। एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सेल का खर्चा है तो ये सिक्स्थ नंबर कॉस्ट में आएगा टोटल कॉस्ट में। पैकिंग एक्सपेंस, पैकिंग भी हम सेल करने के लिए ही करते हैं, तो पैकिंग एक्सपेंस इज ऑल्सो सेलिंग एक्सपेंस, ये भी सिक्स्थ नंबर में आएगा। सेलिंग एक्सपेंस इटसेल्फ इज सेलिंग एक्सपेंस, ये भी सिक्स्थ नंबर में आएगा। तो पैकिंग, एडवर्टाइजमेंट, पैकिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, ये तीनों सिक्स्थ नंबर कॉस्ट में आएंगे। इसके आगे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ऑफिस एक्सपेंस। अब नाम के अंदर ही मीनिंग है, ऑफिस के खर्चे सारे ऑफिस कॉस्ट में ही आएंगे। ऑफिस कॉस्ट मतलब फोर्थ नंबर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक ही बात होती है। फिर ये जो नीचे 4 नाम दिए हुए, ये इसी का मैंने वीडियो लेक्चर बनाया था कि कौन सी ऐसी चीजें होती है जो कॉस्ट शीट में आते ही नहीं है। इसका अलग से एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, वो थियरी वाले पेजेस में वीडियो लेक्चर्स में होगा और आपने लिखा भी होगा, लिखना भी चाहिए। तो ये चारों जो नीचे वाली ट्रांजैक्शंस हैं ये कॉस्ट अकाउंट्स में मतलब कॉस्ट शीट में नहीं आती है। डिबेंचर इंटरेस्ट कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं होता है। इनकम टैक्स कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं होता है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन ये भी कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं होता है। अब अगर देखा जाए तो मेरा काम कंप्लीट हो गया, बाकी सब कुछ वैसा ही है जैसा क्वेश्चन 1 था। अब मैं कॉस्ट शीट लिखना शुरू करूंगा। कहीं पे भी नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिया हुआ है। अगर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड दोनों नहीं दिया हुआ है तो हम लोग जो पर यूनिट का कॉलम है, कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम, ये जो कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम है लास्ट वाला आखिरी वाला, ये कॉलम हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ ही नहीं है। कोई बात नहीं, ब्लैंक रहने दो कॉलम को तो भी चले, या ये वाला कॉलम कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम आप नहीं बनाओ तो भी चले। अब मैं, सिंपल है बेटा, मेरा काम जो था ना एज अ टीचर, जो मेरा काम था कि कौन से एक्सपेंस कौन से हेडिंग में आएंगे वो बताओ, वो मैंने समझा दिया। अब मैं लिख के भी बताऊंगा सारी कॉस्ट शीट, आप लोगों को देखना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। बेस्ट है लिखा करो। हर वीडियो लेक्चर के बाद जितना भी मैंने समझाया, हर वीडियो लेक्चर के एंड में मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ कि इस वीडियो में मैंने ये समझाया। लिखना चाहिए, लिखोगे तो 10 टाइम्स कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अब जहां जहां पे मैंने 1 नंबर कॉस्ट लिखा हो, ये 1 नंबर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 126,900, यहां से मैं शुरू करूंगा 126,900, यहाँ पे 126,900, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये ऐड होता है, तो पहले सारी ऐड वाली चीजें, पहले 1 नंबर कॉस्ट में जो सब ऐड होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड होता है 1 नंबर में। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 58, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल
163,400 ये 1 नंबर कॉस्ट में माइनस होता है 163,400, तो मैं ये माइनस करूंगा 163,400, सुनते रहो, मैं यहाँ पे 163,400 माइनस करूंगा, यहाँ पे माइनस 163,400, मैं माइनस साइन हटा देता हूं क्योंकि आगे मैं लेस लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस क्लोथिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब मैंने बीच में थोड़ी जगह छोड़ दी, आपने देखा होगा, क्लोथिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बीच में ये जो 3-4 लाइन छोड़ दिए बेटा, यहाँ पे पहले सब ऐड वाले आइटम लिखने हैं। कहने का मतलब है पहले सारे ऐड वाले आइटम लिखते हैं, फिर लेस वाले लिखते हैं, इसलिए मैंने बीच में 3-4 लाइन छोड़ दी। ओके, ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोथिंग स्टॉक हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोथिंग स्टॉक हो गया, इसके बाद है ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 629,100, 629,100 परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। सिक्स 29,100, हमेशा पहले अमाउंट लिखना, पहले पर्टिकुलर्स लिखोगे तो तब तक अमाउंट भूल जाओगे, हमेशा पहले अमाउंट लिखा करो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 629,100, आगे बढ़ते हैं। और 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के बाद ये दिया हुआ है 1 में कैरेज ऑन परचेज 3200, मतलब कैरेज इनवर्ड 3200, ये हमारा कैरेज ऑन परचेज 3200, कैरेज ऑन परचेज, यहाँ इसको कैरेज इनवर्ड भी बोलते हैं 3200, आगे। फिर 1 में और क्या लिखा हुआ है, कैरेज ऑन परचेज के बाद 1 नंबर हेडिंग कहीं पे लिखी हो हमने कि ये 1 में आएगा, मैं वो ढूंढ रहा हूँ कि 1 नंबर कहाँ पे लिखा है। सॉल्व तो मेरा क्वेश्चन पेपर के अंदर ही हो गया, अभी मैं सिर्फ ये ढूंढ रहा हूँ कि मैंने 1 कहाँ पे लिख के रखा है, बस, और कहीं पे 1 नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इन सबको ऐड करूंगा, इन सबको पहले ऐड करूंगा 126,900, 629,100, 3200, इनको मैं ऐड करूंगा, इक्वल टू सम फ्रॉम 126,900, 629,100, 3200, इन सबको ऐड करके टोटल 759,200 है। इसमें थे 759,200 में थे, ये 163,400 में माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा इक्वल टू 759,200 माइनस 163,400, तो मेरा आंसर आया 59,5800। अब यही मेरा आंसर है और यही मेरा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, 59,5800, यही मेरा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। तो ऊपर यहाँ पे लिखो या डायरेक्टली नीचे लिखो, एक ही बात है। 2 बार वैसे नहीं लिखना चाहिए, ये वैसे 2 बार नहीं लिखना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार ही लिख देता हूँ यहाँ पे, इक्वल टू 759,200 माइनस 163,400, मैं सीधा उसको 1 नंबर कॉस्ट के सामने लिख देता हूँ, 759,200 माइनस 163,400, तो सीधा मैं इसको 1 नंबर कॉस्ट के सामने लिख देता हूँ, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम के सामने, ये फर्स्ट कॉस्ट हो गया हमारा। अब सीधी बात है, जहां जहां पे मैंने सेकंड नंबर कॉस्ट लिखा होगा, सेकंड नंबर कॉस्ट शुरू करने से पहले यहाँ पे एक हेडिंग लिखते हैं, ऐड डायरेक्ट ओवरहेड्स। ये शायद मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया होगा, ये वाला हेडिंग सिर्फ ये वाली लाइन डायरेक्ट ओवरहेड्स, बट लिख देना सेकंड नंबर कॉस्ट से पहले ये हेडिंग लिख देना। अब सेकंड नंबर जहां जहां पे हमने लिखा हो, सेकंड नंबर होता है प्राइम कॉस्ट, तो मैं सर्च करूंगा मैंने सेकंड नंबर कहाँ पे लिखा है, ये सेकंड नंबर मैंने नहीं लिखा है, ये वाला, ये पहले से लिखा हुआ था, मैंने सेकंड नंबर कहाँ पे लिखा है, प्राइम कॉस्ट कहीं पे भी नहीं लिखा, हाँ ये रहा, एक अमाउंट है, ये रहा डायरेक्ट वेजेस, एक जगह पे मैंने लिखा है सेकंड नंबर डायरेक्ट वेजेस 151,200, और सेकंड नंबर कहीं पे भी नहीं है, 151,200 एक ही अमाउंट है, 151,200, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 151,200, इसके सामने मैं लिखूंगा डायरेक्ट वेजेस, और इसका दूसरा नाम होता है प्रोडक्टिव वेजेस, डायरेक्ट वेजेस और प्रोडक्टिव वेजेस, ठीक है। और देखें एक बार चेक कर लेते हैं, रह नहीं जाए कुछ,
क्योंकि एक भी अमाउंट अगर रह गई तो उसके नीचे का सारा आंसर गलत हो जाएगा, कोई अमाउंट रहनी नहीं चाहिए। तो सेकंड नंबर कॉस्ट में और कहीं पे हमने सेकंड नंबर लिखा हो? नहीं, एक ही है, डायरेक्ट वेजेस 151 200। अब अगर किसी भी कॉस्ट में जैसे यहाँ पे सेकंड नंबर कॉस्ट में एक ही अमाउंट है 151 200, अगर किसी भी कॉस्ट में एक ही अमाउंट है तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि फर्स्ट अमाउंट का कॉलम यूज नहीं करो। किसी भी हेडिंग में एक ही अमाउंट है तो डायरेक्टली उसको सेकंड अमाउंट के कॉलम में लिख दो, फर्स्ट अमाउंट के कॉलम में नहीं लिखो। तो मैं ये 151 200 डायरेक्टली सेकंड नंबर कॉलम में लिख रहा हूँ, फर्स्ट नंबर कॉलम से इसको डिलीट कर रहा हूँ। क्या होता है जब एक से ज्यादा अमाउंट्स होती है, अगर एक से ज्यादा अमाउंट्स होती है तो पहले हम उनको इनर कॉलम में लिखते हैं, फिर टोटल आउटर कॉलम में लिखते हैं। और अगर एक ही अमाउंट हो, किसी भी कॉस्ट में एक ही अमाउंट है, तो डायरेक्टली सेकंड कॉलम में लिखो, फिर फर्स्ट कॉलम यूज ही नहीं करो। ठीक है, चलो आगे। अब ये 151 200 मैं ऐड कर दूंगा किसमें? 595800 में। मैं करके बता दूं, 595800 प्लस 151 200, तो इन दोनों को ऐड करके आ रहा है हमारा 747000। इन दोनों को ऐड करके आ रहा है 747000। मैं यहाँ पे कॉमास भी लगा देता हूँ, 151200। अब इन दोनों को ऐड करके हमारा आंसर आ रहा है 7,47,000। 747,000 ये हमारा प्राइम कॉस्ट है, मतलब सेकंड नंबर कॉस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद थर्ड नंबर कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट। मैं वापस क्वेश्चन में जाऊंगा और जहां जहां पे मैंने थर्ड नंबर लिख के रखा है वो सब मैं कॉपी कर दूंगा। थर्ड नंबर मैंने सबसे पहले थर्ड नंबर लिखा है यहाँ पे, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 9300। तो मैं प्रोडक्शन एक्सपेंसेस लिखूंगा 9300 यहाँ पे। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस मतलब फैक्ट्री के खर्चे। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस मतलब फैक्ट्री के खर्चे 9300। ठीक है, प्रोडक्टिव अलग बात है, प्रोडक्शन अलग बात है। प्रोडक्टिव लिखा हुआ हो तो सेकंड नंबर कॉस्ट में आता है, प्रोडक्शन लिखा हो तो थर्ड नंबर कॉस्ट में आता है। अच्छा, थर्ड नंबर कॉस्ट शुरू करने से पहले ये हेडिंग लिख देना, ऐड इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये हेडिंग लिख देना। जब भी आप लोग थर्ड नंबर कॉस्ट शुरू कर रहे हो तो पहले ये हेडिंग लिख देना, ऐड इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिर प्रोडक्शन एक्सपेंस लिखा। अब जहां पे भी हम लोगों ने क्वेश्चन में थर्ड नंबर लिखा हो, अब थर्ड नंबर और कहां पे है? प्रोडक्शन एक्सपेंस हो गया। अब ये रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर और बिल्डिंग रिपेयर, इनमें से तीनों में से एक एक पोर्शन था थर्ड नंबर में। ये जो हमने वर्किंग नोट बनाया था ये वाला, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस में थे 26,600 फैक्ट्री कॉस्ट में आएगा। तो पहले मैं ये 26,600 लिखूंगा, सिर्फ ये वाली अमाउंट 26,600। अब मैं कैसे लिखूंगा 26,600, ध्यान दो। पहले मैं यहाँ पे अमाउंट लिखूंगा 26,600, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा रेंट, टैक्स एंड इंश्योरेंस, रेंट, टैक्स एंड इंश्योरेंस, और मैं साइड में ब्रैकेट में कैलकुलेशन लिख दूंगा कि 28,500 या 800 जो भी था, 28,500 था। तो मैं लिखूंगा 28,500 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाय 15। तो ये कैलकुलेशन मैं लिख दूंगा जैसे बहुत क्लियर हो जाए कि मैंने 28,500 का 14/15 मतलब 26,600 मैंने फैक्ट्री कॉस्ट में लिखा है। अब ये तो चीज मैंने बहुत बार बताई है कि फैक्ट्री कॉस्ट की हेडिंग नीचे होती है, फैक्ट्री कॉस्ट की हेडिंग नीचे होती है, फैक्ट्री कॉस्ट की सारी ट्रांजैक्शंस ऊपर होती है। ठीक है, ये कंसीडर ये थर्ड नंबर कॉस्ट में ही होगा ये 26,600, लेकिन फैक्ट्री कॉस्ट लिखा हुआ नीचे होता है और फैक्ट्री कॉस्ट के ट्रांजैक्शन सारे इसके ऊपर होते हैं। ठीक है, आगे कितने हो गए नंबर्स? रेंट, टैक्स एंड इंश्योरेंस हो गया। बेटा ये वीडियो लेक्चर आधे मिनट में एंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज इतना ही टाइम था, तो अभी मैं ये वीडियो लेक्चर एंड